हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे हमें एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। जब भी हम अच्छा स्कोर करने की सोचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो डीओई की तरफ से फोकस सिलेबस रिलीज किया गया, यानी जिन टॉपिक के ऊपर हमें फोकस करना है, जो टॉपिक आपके एनुअल या मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। फोकस सिलेबस का सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिला जिस सब्जेक्ट को, वो सोशल साइंस का, क्योंकि काफ़ी लेंथी सिलेबस था, बहुत सारे टॉपिक्स थे। पर्टिकुलरली हिस्ट्री में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, उनको यहाँ से डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, तो हम बाइलिंगुअल को लेकर के चलेंगे। आपके पास बुक होगी या नोटबुक होगी, उसको साथ लेकर के बैठिए ताकि आप उन पॉइंट्स को, उन जो टॉपिक्स को है, मार्क कर पाओ कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हमारे सिलेबस में अब क्या रहा है, कहां पर हमें फोकस करना है। सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, भूगोल की बात करेंगे। भूगोल के पहले चैप्टर की अगर बात करें तो पहला चैप्टर है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत स्थिति तथा आकार। ओके, तो इसमें हम साइज एंड लोकेशन हमें करना है। पहला टॉपिक साइज एंड लोकेशन, इंडिया का 7th पोजीशन है, 7वें स्थान पे आते हैं हम साइज के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल कितना है, और लोकेशन हमें करनी है। लोकेशन में लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो आपको अच्छे से तैयार करना है, जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उनके बीच में स्थित है। तो ये तो आपका कंफर्म रहेगा ही रहेगा। तो ये लोकेशन को अच्छे से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए। ओके, उसके बाद सिग्निफिकेंट लोकेशन ऑफ इंडिया इन द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, एक टॉपिक और भी दिया गया इस चैप्टर में। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय अवस्थिति है, उसके क्या लाभ हमें, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जो 4th टॉपिक रहेगा, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश, उनसे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन या मैप का क्वेश्चन बन सकता है। यानी बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा, 7 से 8 मिनट में आपको इसको कवर कर पाओगे। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री और अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, वो इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहां पर फोकस सिलेबस में लिए गए। आप लिटरली 2 दिनों में कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, 2 दिनों में, यानी कि अच्छे तरीके से 2 दिनों में रिवाइज करने का मतलब है 95% का अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो वो इजीली अचीव हो जाएगा। तो बहुत कुछ इजी हो जाएगा आप अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू चलते हो और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए वहां पर। उसके बाद सेकंड चैप्टर की अगर बात करें तो सेकंड चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हमारा चैप्टर, इसमें जो टॉपिक रहेंगे, पहला टॉपिक फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, देयर लोकेशन एंड इंपॉर्टेंस, इसको हमें तैयार करना है। यानी भारत को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। हिमालयन प्रदेश, हिमालय आ गया, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, थार डेजर्ट हो गया, पेनिनसुला प्लेट्यू यानी दक्कन का जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार आ गया, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये न केवल आपको पता हो बल्कि इनकी लोकेशन मैप पर भी पता होनी चाहिए, आपको लोकेट करना है। और इनकी इंपॉर्टेंस है, हालांकि इंपॉर्टेंस में ये नहीं इतनी डीपली आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है, लिटिल बिट आपको पता होना चाहिए कि इनके मेन फीचर्स क्या है। ओके, 2 to 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ये आपको बताना है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। अगर नॉर्थ टू साउथ की बात करें और ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो हमें बताना है कितना फैला हुआ है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट लगभग 3200 किलोमीटर लॉन्ग है, 3200 किलोमीटर के आसपास। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट के बाद नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो ये 150 to 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, कहीं पे कम चौड़ा है, कहीं पे ज्यादा चौड़ा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड देयर मेन फीचर्स, ये आपका डिटेल में पूछा जाएगा। जो 6 फिजियोग्राफिक फीचर्स है उसमें से नॉर्दर्न प्लेन है, वो थोड़ा सा डीपली जाना है आपको। नॉर्दर्न प्लेन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सिंधु गंगा, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान? क्योंकि इन्हीं नदियों ने इसको बनाया, और इसको 3 भाग बांट सकते हैं, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो वो आपको देखना है। और भाबर, खादर, बांगर, त्राई, इनमें डिफरेंस, ये क्वेश्चन आपका रहेगा, कंफर्म रहेगा, श्योर रहेगा। तो आपको इनमें डिफरेंशिएट का जो क्वेश्चन रहना है ज्योग्राफी में से, वो इन्हीं में से रहना। भाबर और जो त्राई आपका है उसमें अंतर बताना है, खादर और बांगर में अंतर बताना है। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया, आपके इजी लैंग्वेज में डिस्कस किया, बोथ मीडियम के लिए। उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, उनमें डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत ईजी है। ईस्टर्न घाट इज इन द ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट इज इन द वेस्ट। ईस्टर्न घाट
इज नॉट ए कंटिन्यूस सीरीज, डिसकंटिन्यूस सीरीज है, यानी कि कटा फटा है, जबकि वेस्टर्न घाट क्या है, वो एक कंटिन्यूस सीरीज है। उसके बाद बता दोगे हाईएस्ट माउंटेन पीक ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी है, जबकि वेस्टर्न घाट की कौन सी है, अनाईमुडी। ग्रेट। उसके बाद कोस्टल प्लेन से उनमें भी डिफ्रेंशिएट आप कर लोगे। तो ये छोटे से टॉपिक, आसान से टॉपिक है, 10 12 15 मिनट में आप इनको कवर कर सकते हो। यानी इसमें से जो इधर उधर के कुछ डीपली हमें नहीं जाना है, डुबकी नहीं लगानी, हमें बाहर से इसको टच करना है, छूना है। उसके बाद फोर्थ जो चैप्टर है, जो काफी लेंथी है आपका चैप्टर, उसमें से भी बहुत कुछ उड़ गया है, नहीं रहा है। इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट में डिस्कस किया है, तो इसको करना है आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा नहीं। और आपको फीचर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनता है, ये तैयार करना आपको। अराइवल एंड रिट्रीट ऑफ मॉनसून, 2 ही सीजन करने हैं हमें, जो अराइवल और रिट्रीट ऑफ मॉनसून है इसको करना है। इसके मैकेनिज्म क्या है, इसमें अराइवल ही आएगा, रिट्रीटिंग नहीं आएगा, यानी कि वापसी कैसी होती है मानसून की, करने की जरूरत नहीं। अराइवल कैसा, हमने मैप के साथ इसको डिस्कस किया, तो ये आप देख लीजिएगा। और सीजन्स को हमने बड़ा अच्छा एक यूनिक से तरीके से पैटर्न से डिस्कस किए हैं, उसी पैटर्न से डिस्कस करने में 5 फीचर्स ही बताने, तो इतना ही रहा है। 20 मिनट का चैप्टर रह गया है टोटल, बहुत आसान हो गया। चलिए हम 5th चैप्टर में देखते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, रिसेंटली इसकी वीडियो हमने पब्लिश की थी। इसमें क्या रह गया, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्यजीव। इसमें मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, नाम बताने हमें। 5 टाइप्स की वेजिटेशन हमें अपने इंडिया मिलती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन। तीसरा जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, कंटीले वन हो गए। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन, और मैनग्रोव या ज्वारीय, दलदलिया, नुफ वन कई नामों से जाने जाते हैं, तो उनके नाम पता होने चाहिए और मैप में भी पता होने चाहिए। मैप में हालांकि आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से वाले। इकोसिस्टम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लोरा एंड फौना, ये पता होना चाहिए। भाई इसमें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए, टोटल 2 ही क्वेश्चन रह गए, तो बहुत आसान हो गया ये चैप्टर। तो यही इन्हीं पे फोकस करना है, 10 से 12 मिनट में आप रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद ये तो हो गई हमारी जियो की बात, जिनमें हमारे टॉपिक्स है जो उड़ गए हैं और कुछ कम रह गए। अब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जिसके आपको विद इन 1 वीक 6 या 7 दिनों में टोटल मैं वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MIQ को देने वाला हूं। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इसमें डेफिनेशन, डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। टोटल कहें तो ये वास्तव में एक ही टॉपिक रह गया, एक ही क्वेश्चन रह गया। हमें बताना है डेमोक्रेसी क्या है, फीचर्स क्या है, वही इसके फेवर में होंगे आर्गुमेंट, अगेंस्ट में बता देने इसके ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है डेमोक्रेसी की। ओके, इतना ही करना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, सेकंड चैप्टर की बात करें तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था, हम MIQ की सीरीज में भी इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करनी है, कौन थे, कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बताया, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों सेम ही है, गाइडिंग वैल्यूज है वही हमारी फिलोसफी है। तो ये टॉपिक डिस्कस करने आपको 3-4 क्वेश्चंस रह गए सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर की बात करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, पोल साइंस की, तो उसमें इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, क्यों होने चाहिए, क्यों जरूरत है हमें इलेक्शंस की, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये डिस्कस करना है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के फीचर्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन से दैट इन इंडिया द इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, कैसे कह सकते हैं कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, ये वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला टॉपिक है, पूछा जाएगा, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है, स्टेप्स हमने डिस्कस किया था लास्ट वर्कशीट में, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इलेक्शंस के, वो हमें तैयार करने। राइट्स एंड द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशंस, उनके राइट्स क्या हैं, फंक्शंस क्या है इलेक्शन कमीशन के, वो हमें डिस्कस करने हैं। और चैलेंज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए चैलेंजेस क्या, काफ़ी सारे चैलेंजेस है कि अभी भी फ्री एंड फेयर के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो क्या है वो डिस्कस करने हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हमें 4 या 5 टॉपिक ही इस चैप्टर में से डिस्कस करने हैं। हालांकि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको एक बार छोड़ दीजिए, साइड में लगा दीजिए, हमें सिर्फ इन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है। फोर्थ जो चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें नीड ऑफ पार्लियामेंट की हमें नीड क्यों है, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, उनकी डिफ्रेंशिएट भी करना है, 2 हाउसेज में से विच वन इज पावरफुल एंड वाई, कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली और क्यों, ये सब कुछ डिस्कस करना है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये डिस्कस करना है। प्रेसिडेंट, जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट
कि पावर्स की बात करनी है, फंक्शंस की बात करनी है, जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये 6 टॉपिक्स रहेंगे जिसको मैं 5 मार्च तक आपको इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार मिलेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में हमारे पास क्या रह गया? अर्थशास्त्र में शायद कुछ नहीं रहा, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक ऑलरेडी थे और उसमें भी इन्होंने उड़ा दिए, काट छांट कर दिए। यहाँ पर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जो हमने पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहले मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट में कि एक ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, तो वो रहेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पालमपुर गांव में है क्या, यह आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में आपको बताना है यहाँ एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन सी है, यानी खेती की जा रही है तो कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हमने 3 मार्क्स में डिस्कस किया तो वो आपको बताना है। और मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, ये आपका 1 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 3 में नहीं 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि हम एक साल में अगर एक ही सेम लैंड के ऊपर इफ़ वी आर ग्रोइंग मोर देन वी आर टेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 1, एक से ज़्यादा अगर क्रॉप हम शो करें तो वो क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। यानी कि एक ही ज़मीन के ऊपर एक वर्ष में एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से अधिक फसलें बोना, तो वो कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये टॉपिक दिया गया 1 मार्क्स में। तो ये छोटे से 2 या 3 टॉपिक रहे हैं, बीच की जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह उनको इन्होंने उड़ा दिया है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर तो सब कुछ ही गया। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की गई, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना है, हेल्थ वगैरह गए, बाकी सब कुछ गया। ओके। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती, हिंदी मीडियम के लिए। तो यहाँ पर मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी होती क्या है, उस कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, वो डिस्कस करना है हमें। पॉवर्टी के कॉजेज क्या, बेहद आसान है, हम सभी को पता है, वो करना है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या उठाए गए, कदम क्या उठाए गए, कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसकी बात करनी है। और डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन कैसे निर्धारित की जाती है, जैसे बात करते हैं हम पॉवर्टी लाइन की, निर्धनता रेखा की कैसे निर्धारित करते हैं, तो ये टॉपिक रहेंगे। ओके। तो हमने इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है वो कल ही डिस्कस किया है, आपके 2 चैप्टर्स रहे हैं, ये आपके कल इवनिंग तक आ जाएंगे। ओके। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कि इसमें हमें कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ शुरुआत करते हैं, कौन से टॉपिक हमें सिलेबस में फोकस करना है। तो इसमें रहेगा 3 स्टेट्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, डिस्कस किया हमने बेहद आसान तरीके से। उसमें कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेन ऑफ टेरर भी हमने डिस्कस किया, किसको कहा जाता है, इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप देखिए कि हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज में जो डिस्कस किया वही आपके सिलेबस में है और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। यानी हमने जो 20 से 25 मिनट में डिस्कस किया पूरे चैप्टर को, वो 20 से 25 मिनट में आपका इंक्लूड कर लिया गया है, सब कुछ ही वही टॉपिक्स रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमने आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी वहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, वो भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद हमें सेकेंड चैप्टर की बात करें, सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन, समाजवाद और रूसी क्रांति। इसमें आपके कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे इनको। सोशलिस्ट एंड देयर थॉट्स, सोशलिस्ट समाजवाद क्या था, उसकी विचारधारा क्या है, ये भी 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा पता होना चाहिए। फैब और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन है वो 1917 में फैब में हुई थी, उसके बाद अक्टूबर में हुई थी। तो क्या थी ये, वो पता होने चाहिए। अप्रैल थीसिस क्या थी, चुनावी वादे थे एक तरीके से लेनिन के, तो ये क्या थे। और इफेक्ट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ग्लोबल इफेक्ट की बात की गई, जो 5 मार्क्स में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो ये सब कुछ टॉपिक करने आपको, बीच के बाकी सारी टॉपिक छोड़ दीजिए। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को डिस्कस करना है, मेन क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये। राइज ऑफ हिटलर एंड द रीजंस ऑफ हिज राइज, कि हिटलर बिकम ए लीडर ऑफ द जर्मनी, वेरी पावरफुल लीडर, काफी पॉपुलर हो गए। तो उसके कारण क्या थे कि वहां तक कैसे पहुंचे, एक ऑर्डिनरी वहां पर आर्मी पर्सन थे, तो वहां तक पहुंचने में कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने हेल्प की, ये आपको तैयार करना है। फीचर्स ऑफ नाजिज्म, आइडियोलॉजी क्या थी, नाजी आइडियोलॉजी हम सभी डिस्कस कर चुके हैं, हमने MI की सीरीज में भी डिस्कस किया, तो वो आपको करनी है। कंडीशंस ऑफ यूथ एंड वीमेन इन नाजी जर्मनी, यूथ और वीमेन इनको भी हमने डिस्कस किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। मदर कल्टहुड ऑफ द नाजी,
नाजी की जो महिलाओं के प्रति क्या आइडियोलॉजी थी, यूथ को लेकर के क्या पॉलिसी थी, ये टॉपिक करना है। और द वेज ऑफ नाजी प्रोपगेंडा, नाजी पॉपुलर हो गए थे तो उन्होंने प्रचार प्रसार कैसे किया था, कौन से तरीके अपनाए थे, ये डिस्कस किया गया। तो बहुत सारे टॉपिक्स उनमें से जो अननेसेसरी थे, जहाँ पे इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, वो वाले टॉपिक निकाल दिए गए। तो काफ़ी इजी हो जाएगा। और यहाँ तक अगर हम सीरियसली अगर बात करूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप अगर इस सिलेबस को फॉलो करते हो 90+ जा सकते हो, आसानी से जा सकते हो, 4-5 डेज में ही जा सकते हो। यानी अभी तो आपके पास एग्जाम के लिए टाइम है, 4-5 डेज मंथ्स, 4-5 डेज बहुत रहेंगे अगर आपने इसको सीरियसली लेकर के तैयारी करोगे। अब बात आती है मैथ वर्क की। अगर आपको 90+ का टारगेट अचीव करना है, 95 तक जाना है, तो मैथ वर्क के ऊपर फोकस करना है, मैथ वर्क के ऊपर। तो मैथ वर्क है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज डिस्कस किए, हिस्ट्री का कंबाइन भी है और चैप्टर वाइज भी डिस्कस किया। 40 मिनट में आपका टोटल मैथ वर्क वहाँ पर डिस्कस किया गया। तो उन मैथ वर्क को, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस भी आपको मिलेगा और आपको वहाँ पर कैसे फिल करना है, यानी कि व्हाट के बाद हाउ टू फिल अप, वो भी हमने डिस्कस किया, वेयर एंड हाउ टू फिल अप, कि कहाँ पर और कैसे शो करना है, तो वो भी डिस्कस किया है। तो मैथ वर्क आपका टोटल एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया जो आपके सिलेबस में दिया गया था। तो ये था आपका सोशल साइंस का क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का फोकस सिलेबस। आप अब अगर मार्क कर लिया तो अच्छी बात है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चंस भी होगा कि हमें ये फोकस सिलेबस कहाँ से मिल सकता है। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इस फोकस सिलेबस को ले सकते हो। दूसरा ये कि हमें ये जो आपने चैप्टर्स डिस्कस किए या मैथ वर्क कहाँ मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9th SST मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे। और मैथ वर्क है क्लास 9, 10th सोशल साइंस मैथ वर्क की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मैथ वर्क मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चंस है, क्यूरीज है, आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी क्यूरीज है, डाउट्स है, सजेशन है, वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये लगा कि ये सब कुछ बहुत अच्छे से आपकी प्लानिंग में हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को अपने क्लास के ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और हाँ, लाइक भी करना है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।